गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। और ये समथिंग्स आपको 7 PM तक मिल जाता है। इसमें थोड़ी सी हम आपको ट्रिक्स बताते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता देते हैं, ठीक है। और प्लीज़ जितने भी न्यू अगर कोई आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और पुराने लोग जितने भी हो ना, प्लीज़ शेयर किया करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फुल ऑन एक्सप्लेनेशन। देखो, लैंगिक स्थायित्व सीधे लिख के आएगा, लैंगिक स्थायित्व। अच्छा, पहले ये बता दूं कि एक थ्योरी है, जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी, जिसे लैंगिक स्थायित्व थ्योरी कहा जाता है। ये किसकी दी हुई है? कोहल वर्ग की दी हुई है। किसकी? कोहल वर्ग। तो ये कह रहा है इसका पहला चरण कौन सा होता है? तो पहला चरण होता है लैंगिक सूचनन। मैंने इंग्लिश में याद किया हुआ है, पहले आता है लेवल करना, फिर आता है स्टेबिलिटी, फिर आता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। पहले लेवल करेंगे, फिर स्टेबल, फिर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब पता है क्या? नियमित। तो नियमित चीज़ें बाद में होती हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो ये पहली बात तो बता दूँ, प्री मैक प्रिंसिपल है। कौन सा? प्री मैक। अब ये समझो, जैसे मम्मी कहती है ना कि पहले तुम करेले की सब्ज़ी खाओ, फिर मैं आपको क्या दूंगी? चॉकलेट देंगी। तो पहले क्या खिला देती? करेला, फिर क्या मिलता है? चॉकलेट, ठीक है। अच्छा, और बताऊँ, प्री मैक प्रिंसिपल ऐसे देखो, अगर तुम किसी को पसंद करते हो, तुम उसके घर पर गए तो उसके पापा ने कहा कि पहले तुम जॉब लगा के आओ। तो पहले जो मैं कह रहा हूँ कि तुम जॉब लगा के आओ, फिर उसके बाद तुम जो कहोगे कि मुझे शादी करनी है, तो वो प्री मैक प्रिंसिपल है। पहले वो अपनी बात मनवाएंगे, फिर तुम्हारी बात मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पहले मम्मी ने करेला खिलाया, फिर चॉकलेट। इस तरीके से कभी नहीं बोलोगे अब, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, बहिर्मुखी व्यक्तित्व कौन सा नहीं है? मिलनसार, नेतृत्व और आक्रामक होते हैं। ये आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, आक्रामक कैसे होते हैं? मगर हाँ, होते हैं। मगर दिवा स्वप्न देखने वाले नहीं होते। इसमें नहीं पूछा था ना, तो आंसर हो जाएगा डी। डे ड्रीमर नहीं होते कभी भी बहिर्मुखी। बहिर्मुखी क्या होता है? जो बहुत अनोखी प्रतिभा वाले लोग होते हैं, जितने भी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। जो बहिर्मुखी ऐसे समझ लो, ये समाज में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो दिवा स्वप्न देखते हैं, मगर कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं। याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक ने भी किसको फॉलो किया था? जॉन डीवी को। जॉन डीवी किससे से थे ना ये, ठीक है। तो ये क्या है? ये इस पे आधारित है, जीवन उपयोगी शिक्षा। क्यों? क्योंकि ये किस पे आधारित है बताओ? निर्मितवाद पे आधारित है, या प्रयोजन, प्रयोजन, ठीक है। और ऐसे समझ लो संरचनावाद, सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया था ना, ये संरचना, संरचना दिमाग, संरचना निकाल देना दिमाग से। संरचना नहीं था, ये तो किसका था? ये तो बुंट का था। मगर इनका क्या था? ये जो मैंने बताया था ना आपको सबसे पहले, प्रयोजन, प्रयोजनवाद, एक तो ये। और ये आपसे कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा, ये इस चीज़ से रिलेटेड था। तो आंसर हो जाएगा जीवन उपयोगी शिक्षा। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखना। और बेसिक शिक्षा की बात किसने करी? महात्मा गांधी जी ने भी करी है। नैतिक शिक्षा कोहल वर्ग। और इतना याद रख लो, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रस्तावना सबसे पहले दी जाती है ना, तो इसका मतलब होता है नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए तत्पर करना बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से क्या होता है? मूल्यांकन समझ लो, एक होता है मूल्यांकन और एक होता है मापन। मापन क्या होता है ये पूछता है, तो मूल्यांकन की जो एंड स्टेज होती है ना, मूल्यांकन का एंड कहाँ पे होता है? मापन पे जाके होता है, याद रखना, ठीक है। और बस इतना याद रखो। तो मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है। कैसा होता है? विस्तृत। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस प्रकार का शिक्षण है बताओ? तो ये सामान्य है, निम्न है, उत्तम है, या शिक्षण का प्रकार नहीं? तो ये तो कट गया, निम्न है नहीं है, सामान्य है नहीं है, तो ये उत्तम शिक्षण है। कैसा शिक्षण है? उत्तम। उपचार कब होता है? पहले हम कर लेते हैं निदान। निदान का मतलब क्या होता है? डायग्नोस, ठीक है। इंग्लिश वाले याद रखना, डायग्नोस कर लेते हैं। फिर ये क्या होता है? उपचार को बोलते हैं रेमेडी, रेमेडी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा उत्तम शिक्षण है। और ये किस चीज़ पे ये पूछा जाता है? उपचारात्मक शिक्षण किस चीज़ पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है कारणों की सही पहचान पे, कि हमने निदान में सही कारणों की पहचान करी या नहीं करी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बायगोत्स्की। बायगोत्स्की कहाँ के थे? रूस के थे। इन्होंने क्या दिया था? मेक बिलीव प्ले, ये कॉन्सेप्ट दिया था। सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, या सामाजिक सांस्कृतिक बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखो। और इनका विचार किस चीज़ पर आधारित था बताओ? परस्पर अंतर क्रिया पर, रेसिप्रोकल लर्निंग, ठीक है, याद रखना, याद रहेगा। आंसर हो जाएगा 4। कभी भी बायगोत्स्की दिखे ना, तो सामाजिक सांस्कृतिक ढूंढ लेना सबसे पहले। और समाज में क्या करते हैं हम? अंत्य क्रिया करते हैं। नेक्स्ट,
हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो क्या करोगे? अब मतलब अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, तो उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य करेंगे। तो सबकी भाषाओं को सम्मान देना है, हमें क्या करना है? सभी भाषा को सम्मान। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अगर जनरल पेडागोजी कहते हैं इसे, दिमाग लगाना नहीं होता, बस आंसर लगा दो। इसमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? किस पे? प्राथमिक स्तर पर। तो ये है कि बच्चे से चित्र वर्णन करवाना और प्रश्न पूछने के अवसर देना। कभी भी अवसर देने की बात आ जाए, चित्र वर्णन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? सर्वाधिक भाषा का आकलन होगा। बताओ कैसे? चित्र का वर्णन करेगा तो भाषा नहीं बोलेगा बच्चा। समझ में आया? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को ये लगा करें कि इसमें सर और बाकी ऑप्शन किसी में कन्फ्यूज हो रहा है, सर ये भी हो सकता है, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। मैं सही ऑप्शन के साथ एक्सप्लेन करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो आपका। निम्न में से कौन सा बच्चों की भाषाई क्षमता का सही आकलन करता है? देखो चलो मैं इसके सारे करता हूँ एक्सप्लेन। लड़की ने किसके दाम नहीं बताई? अब इसमें एक चीज़ होगी, जैसे आम के बाद दाम नहीं बताए या टोकरी के दाम नहीं बताए, तो एक शब्द आएगा ये बस। लड़की टोकरी में, देख रहे हो, किसके दाम नहीं बताए? टोकरी में कुछ रख के बेच रही होगी। तो क्या बेच रही थी? कुछ ना कुछ बेच रही होगी। जैसे मैंने कह दिया कि आम बेच रही थी, इसमें भी आम, तो बहुत छोटा सा आंसर आएगा। आजकल आम का दाम कितना देख रहे हो? पता नहीं कैसे आम का दाम कितना है, इसका मतलब ये 100% इसमें क्या बेच रही होगी? आम ही बेच रही होगी। तो 20 रुपये होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो कभी कभी सेंस काम कर जाता है ऐसे ही। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना बहुत छोटे छोटे आंसर निकलेंगे। यदि तुम आम भेजोगे तो उसके दाम कितने लोगे? मतलब बेचोगे आएगा 100%, यहाँ भेजोगे गलत लिख दिया। और क्यों? तो इसमें ना बहुत ही लंबी राम कथा आप लिख सकते हो कि मैं इतने का बेचूंगा और मैं इतने दाम लूँगा, मेरा महंगा बिकेगा और मेरे मेहनत करी है, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। इसमें छोटे छोटे आंसर लिखे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा सही आकलन कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंटेंस लिखे जाएंगे। आंसर सी में। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की बाल साहित्य का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु। कैसी होनी चाहिए? रोचक विषय वस्तु। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मौन वाचन का महत्व नहीं है? मौन वाचन का कौन सा नहीं? थकान कम होती है, सही बात है। समय अधिकतम, दैनिक जीवन में उपयोगी, ध्यान चिंतन। मगर देखो समय अधिकतम नहीं लगता, समय कम लगता है। आंसर हो जाएगा बी। समय कम क्यों लगता है? अभी देखो बोल बोल के कोई चीज़ पढ़ के देखना और एक ना मन मन में पढ़ के देखना, किसमें कम समय लगेगा अपने आप पता पड़ जाएगा। तो समय अधिक नहीं लगता मौन वाचन, इसमें तो कम लगता है समय, कम समय लगता है, याद रखना। नेक्स्ट, मौन पठन का प्रकार कैसा है? मौन पठन होता है द्रुत पठन। समझो क्या? बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो आप, जल्दी जल्दी पाठ को पढ़ लेते हो अगर मन मन में पढ़ना होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि आदर्श वाचन कौन करता है? तो आदर्श वाचन हमेशा कौन करता है? शिक्षक करता है, याद रखना। अनुकरण वाचन कौन करता है? ये बच्चा करता है, शिक्षक के पीछे पीछे। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार? अशाब्दिक समझ लो, जिसमें शब्दों का यूज नहीं करें। मौखिक में करोगे, टेलीफोन में करोगे, लिखित में करोगे, शब्द तो होंगे ना। मगर संकेतों में कहाँ से आप शब्दों का प्रयोग करने लग गए? संकेतों में शब्द नहीं होते। संकेतों में जैसे वो देखा है आपने, गूंगे लोग कैसे बोलते हैं? हाथों के इशारे से बोलते हैं ना, तो वो उसमें संकेत होते हैं बस, शब्द नहीं होते। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसमें से कौन सा संप्रेषण की एक अमुद्रित सामग्री नहीं है? संप्रेषण की अमुद्रित सामग्री नहीं है, मगर अमुद्रित नहीं है तो मतलब क्या हो गया? मुद्रित है। तो संप्रेषण की मुद्रित सामग्री कौन सी है? ऐसे ढूंढ लो। तो ये होती नहीं मुद्रित, ये होती नहीं, ये होती नहीं, क्योंकि ये तो दिखाई देती है। मुद्रित क्या होती है? मुद्रित मतलब होता है जिसका प्रकाशन हो सके, ठीक है, जिसे आप फील कर सको हाथ में। तो फील कैसे कर सकते हो? समाचार पत्र कर सकते हो। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एरिक्सन ने क्या दिया था बताओ? एरिक्सन ने 8 स्टेज बताई थी, किसकी बताई थी? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था ना। और सबसे पहले कौन सा था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से स्टार्ट किया था। तो इसमें किशोरावस्था की कौन सी अवस्था बताई थी? किशोरावस्था की बताई थी पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। कौन सी बताई थी? पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। और विश्वास बनाम अभ्यास, विश्वास की कौन सी पहली अवस्था है पूछी जाती? पहली अवस्था कौन सी है? ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष अवलोकन, उद्दीपक अनुक्रिया। देखो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया की बात कौन करता है? व्यवहारवादी तो करता है, केवल यही कर सकता है। समग्रवाद क्या है? गेस्टाल्टवाद है। ये किस पे बात करता है? पूर्ण आकार पे बात करता है। कौन है इसके जनक? बर्दीमर है। कब आया था? 1912 में आया था, सीधे याद रख लो। प्रकार्यवाद किसने दिया? विलियम जेम्स ने दिया है, ठीक है, याद रखना। किसने दिया प्रकार्यवाद? विलियम जेम्स ने। ठीक, संरचनावाद मैं बता रहा था ना ऊपर, मैंने फिर वो कटवा दिया था कि संरचनावाद जॉन डीबी का नहीं। किसका था संरचनावाद? संरचनावाद था बुंट का। किसका था? बुंट का, याद रखना। नेक्स्ट, किशोरावस्था जीन प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के किसके अंतर्गत आती? किशोरावस्था में एज कितनी होती है बच्चे की? 12 से 18। 12 से 18 में जीन प्याजे ने जो जीन प्याजे लिख रहे हैं ना, ये किसके जनक है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं।
इन्होंने कब दिया था संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पे अपना ये 1936 में, ये पूछा गया है, याद रख लेना, कल परसों ही पूछा गया है। और इनको कब मान्यता मिली थी इसको, 1936 वाले को 1960 में, ये भी याद रखना, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखनी पड़ेंगी आपको कि कब मान्यता मिली और कब इन्होंने प्रकाशित किया। प्रकाशित हुआ था 36 में, मान्यता मिली थी 60 में। अब देखो किशोरावस्था में क्या आ जाता है, औपचारिक आ जाता है, ठीक है। कौन सी आ जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक होती है, 11 से 15 वर्ष, तो ये कहाँ पे आ रही है, इसी में तो आ रही है। अब देखो संवेदी पेशीय अवस्था जो देखी ना, इसकी 6 और सब स्टेज हैं। ये पूछता है कि संवेदी पेशीय अवस्था की कितनी और अवस्थाएं, तो 6, ठीक है। आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर बताया मैंने, औपचारिक। नेक्स्ट देखो क्रिया प्रसूत तदबंधन के प्रतिपादक कौन है, तो ये BF स्किनर है। कौन है, BF स्किनर, याद रखना, ठीक है। आशुवेल ने क्या दिया है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ये दिया है। ब्रूनर ने क्या दिया है, इनेक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक, 3 टर्म दिए, ठीक है। देखो पारस्परिक मनः स्थिति, पारस्परिक कैसी स्थिति, मनः स्थिति। देखो मैंने कैसे याद किया ये इसे, कहीं पे भी आदान प्रदान की बात आ जाए ना, तो जहाँ आदान प्रदान हो रहा है डेल बज रहे हैं, डेल समझो, वो जो पत्थर फेंकने का, मतलब आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं ना ये ज़्यादातर लोग, जम्मू कश्मीर वाले, तो आदान प्रदान, एक इधर से भी फेंक रहा है उधर से भी फेंक रहा है, सब लोग डेल फेंक रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लिया मैंने तो इससे क्या होता है, संप्रेषण। जब आप भी किसी को कुछ दे रहे हो, मतलब ऐसे समझो, आप 2 लोग अगर सामने खड़े हैं तो आप बोलोगे वो सुनेगा, वो बोलेगा आप सुनोगे, तो ये क्या हो रही है, मन की स्थिति के विचारों में भावनाओं का आदान प्रदान होता है। या एडगर डेल ने कही है, बहुत बार पूछी गई है, इसलिए डाल दिए। तो इसमें से कौन सी क्रिया प्रसूत से संबंधित नहीं है, देखो ये है और ये है, विलोपन है, रूपण है, सैपिंग, चेनिंग, ये बताता हूँ होती है। मगर ये सामाजिक अनुकरण, ये किसकी, बंडूरा की है। तो बंडूरा ने क्या दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, 2 चीज़ दी थी, अधिगम सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत, याद रखना। नेक्स्ट इसमें से किशोरावस्था का कौन सा नाम नहीं है, बताओ। समस्या की अवस्था होती है, और कौन सी अवस्था होती है, संघर्ष की अवस्था होती है। क्यों, स्टेनले हॉल ने अपनी किताब एडोलसेंस में नहीं लिखा है, तूफान और संघर्ष की। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की होती है, वयसंधि काल बोलते हैं इसे, मगर वयस्का अवस्था नहीं होती। कौन सा नाम नहीं है, आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट अधिगम वह प्रकार है जिसके द्वारा विद्यार्थी दी गई अधिगम की सामग्री की सहायता से नए विचार और नए आयाम को जानने और सीखने का प्रयत्न करता है। तो देखो ये जो दे रखे ना, ये किसने दिए बताओ, आशुवेल ने दिए, आशुवेल ने दिए 4 प्रकार से, रटकर, अर्थपूर्ण, अभिग्रहण, अन्वेषण। तो इसका आंसर है अन्वेषण। बताओ क्यों, अन्वेषण में करते हैं हम खोज नई नई चीज़ों की, तो नया विचार, नए नियम कहाँ पे आएंगे, अन्वेषण, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति वर्तमान प्रचलित मानदंड, समझो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ आते हैं, 4th स्टेज में, किसकी, कोहलबर्ग की। और लेवल कौन सा हो जाएगा, दूसरा। पहला आता है पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, तो आंसर क्या हो जाएगा, परंपरागत। और ये किसने दिया, तो कोहलबर्ग ने, ठीक है, याद रखना। और इनकी किताब का नाम क्या था, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी क्या था, पियाजे क्या था, ठीक है, याद रखना। कोहलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया था, कैरोल गिलिगन ने, ठीक है। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि जो कोहलबर्ग है ना, इसने केवल मेल्स के ऊपर प्रयोग किए, फीमेल्स के ऊपर करता तो अलग रिजल्ट आते, ठीक है, याद रखना। इतना ही याद रखना, बस इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें से कौन सा मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक विकास से सामाजिक संस्कृति, समाज और संस्कृति की बात कौन करते हैं, बताओ। मैंने कई बार आपको बता दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 25 जवाब दोगे आप। अच्छा, सिगमंड फ्राइड ने मन के कितने प्रकार बताए, ये भी आप जवाब दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी निर्मितवाद सिद्धांत आधारित उपागम नहीं, निर्मितवाद पर कौन कौन सा आधारित है, बताओ। ह्यूरिस्टिक आधारित है, सहकारी आधारित है, समूह है, मगर प्रदर्शन उपागम निर्मितवाद का नहीं है। ये क्या होता है, इसे कहते हैं वो कहते हैं ना, प्रदर्शन उपागम ऐसे समझो कि टीचर किसी चीज़ को तुम्हें केवल दिखा रहा है, दिखाएगा तो उसमें तो कुछ खुद करोगे नहीं, उसमें तो जो करना वो टीचर ही तो करेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 4। देखो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम किससे संबंधित है, बताओ। तो ये सब संबंधित है प्रयास और त्रुटि के नियम से। कब आया था, 1898 में दिए थे, किसने, थॉर्नडाइक ने। इसे क्या कहते हैं, संबंधवाद, और क्या कहते हैं, संयोजनवाद, और क्या कहते हैं, CABD टेस्ट, ठीक है, याद रखना। और बुद्धि कितने प्रकार की बताई थी थॉर्नडाइक ने, 3 प्रकार की, कौन सी, मूर्त, अमूर्त और मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। और मूर्त को और क्या नाम दिया था इन्होंने, यांत्रिक। सब कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कल्पना और चिंतन के आधार पर किसके व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे इन्होंने, स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, 3 बताए थे, ठीक है, याद रखना। किसने, थॉर्नडाइक ने। किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पे। नकारात्मक पुनर्वलन क्या करता है, वांछनीय व्यवहार को वृद्धि कर देता है।
अब आप कहोगे सर वृद्धि कैसे करता है, ऐसे समझो। नकारात्मक पुनर्बलन ऐसे कि आप पढ़ रहे हो, आपको लग रही गर्मी, मैंने पंखा चला दिया, तो उसे कहते हैं नकारात्मक पुनर्बलन देना। पनिशमेंट देना अलग बात है, पुनर्बलन देना अलग बात है, दोनों अलग अलग चीज़ें। कहीं से पनिशमेंट से मत कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। चेनिंग शेपिंग ये सब किसकी अवधारणा है, ये सब क्रिया प्रसूत की। क्रिया प्रसूत किसने दिया, स्किनर। स्किनर की किताब का नाम क्या है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अवलोकन अधिगम कौन है, ये बंडूरा है, ठीक है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परीक्षण किस पे किए, बंदरों पे, ऐसे याद रख लो। शास्त्रीय किसने दिया है, शास्त्रीय अधिगम ये दिया है किसने, पावलव। 1904 में इन्हें नोबेल मिला था ना, किसके लिए, पैरोटिड ग्लैंड के लिए। हॉफमैन मशीन थी इनकी, ठीक है। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके में, ठीक है, याद रखना। किसके में, शास्त्रीय अनुबंधन में, ठीक है। किसमें प्रयोग किया था, कुत्ते पर, लार निकलती थी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है, तो कौन सी, वीर पूजा। कौन सी, वीर पूजा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं गैंग के, तो सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं लोग, बताओ। ये किशोरावस्था में बन जाते हैं, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, तो इसमें से कौन सा सामाजिक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है, प्रशंसा करना, मॉनिटर बनाना, बहुत अच्छा करना है, मगर टॉफी या खाद्य पदार्थ देना ये थोड़ी ना हो जाएगा सामाजिक पुनर्बलन का उदाहरण। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ आज का आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोहलबर्ग कितनी स्टेज बताई इसने एंड कितने लेवल दिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। और कोहलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया था, जो बताएगा समझो उसकी पढ़ाई सही चल रही है, ठीक है। इतना ही कर लेना, बाकी अपना अपनों को ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।